और चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बदल रहे हैं। सियासी गलियारों में अंदर खाने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल बढ़ रही है और नए गठबंधन को लेकर चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ जाने का मन बना चुकी है। निकाय चुनाव में सपा से अनबन और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में जयंत चौधरी का जाना बड़े संकेत दे रहा है। वहीं अब रालोद इस गठबंधन में अखिलेश को भी शामिल कराने की कोशिश में जुटा है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि क्यों नहीं, क्या इसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस को अब अखिलेश जी से बात करेंगे, अब उनका क्या है, सब लोग बैठ के बात करेंगे। कई चीजें आती हैं, 1-to-1 में सीटों का सवाल भी होता है, कई सवाल होता, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता वाली कोशिश आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जहां जयंत चौधरी ने शिरकत की, लेकिन सपा की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे में रालोद और कांग्रेस का गठबंधन तय होने के पीछे कई वजह है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और रालोद का गठबंधन पहले से ही है, जो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा। वही निकाय चुनाव में सपा और रालोद के बीच असमंजस दिखा। इस बीच रालोद से राज्य पार्टी का दर्जा भी छिना था। ऐसे में रालोद खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ जा सकती है। चर्चा है कि अखिलेश नहीं भी माने तो रालोद के साथ गठबंधन टूट सकता है। वो लोग देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को जीवित रखना चाहते हैं, तो आए कांग्रेस के साथ खड़े हों। अखिलेश की तरफ से जहां फाइनल फैसला नहीं हुआ है, वहीं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन को लेकर पल के बिछाए इंतजार में है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी भी बड़ी तैयारियों में जुटी है। 29 मई को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश संगठन की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्षों को शामिल किया जाएगा और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनेगी। इसमें सभी जिले के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आएंगे, लेकिन आगे आने वाले चुनाव की भी तैयारी के लिए हम लोग संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के बारे में अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से बात करेंगे। दरअसल सपा की ये बैठक पहले 22 मई को होने वाली थी, लेकिन अखिलेश यादव की ताई का निधन होने के चलते अब 29 मई को बैठक बुलाई गई है। सपा का दावा है कि निकाय चुनाव में सपा के बढ़ते जनाधार से भाजपा परेशान है। उत्तर प्रदेश के 544 नगर पंचायत हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें पाई है और भारतीय जनता पार्टी सबसे कम सीटें पाई है। विपक्ष सबसे ज्यादा सीटें पाया है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव का ट्रेलर बताया गया था, जिसमें बसपा ने दलित मुस्लिम गठजोड़ पर ध्यान दिया। वहीं सपा अब सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों की पार्टी है। ये दलित समाज, पिछड़े समाज, गरीब समाज, किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों की पार्टी है और सबको लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भाजपा के दिग्गजों के बीच फिर से कलह सामने आई है। कानपुर में एक बैठक को लेकर भाजपा नेताओं के बीच खींचतान देखने को, और इस बैठक की वजह से जनप्रतिनिधियों के बीच छिड़ा संग्राम खुलकर सबके सामने आ गया। कानपुर के विकास को लेकर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की बैठक से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोला ने दूरी बनाई और सवाल खड़े कर दिए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कानपुर के विकास को लेकर चिंता है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर संविधान ये नहीं कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी कोई विकास को लेकर के बैठक पूरे प्रदेश में कर रहे हैं या दूसरी विधानसभा में भी कर सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है। दरअसल सतीश महाना ने कानपुर के विकास कार्यों को लेकर ये बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। अब दोनों सांसदों के सवाल खड़े करने पर महाना ने भी कटाक्ष किया है। किसी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं बैठक करता हूँ, उसकी सूचना सबके पास जाती है, निमंत्रण किसी के पास नहीं जाता। हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हर उस फोरम पर हमको जाना हमारा धर्म और कर्तव्य है, जिस फोरम से जनता का भला होता हो। भाजपा के दोनों सांसदों के अलावा इस बार सपा के 2 विधायकों ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि पिछली बार इस बैठक में सपा विधायक हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी शामिल हुए थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनौती को खिलाड़ियों ने स्वीकार कर लिया। लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब ये जंग नार्को टेस्ट तक पहुंच गई है। भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के चैलेंज को खिलाड़ियों ने मंजूर करते हुए बड़ी चुनौती दी है।
कल शाम को ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स दी हैं वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। दरअसल कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग उठाई थी और कहा था कि नार्को टेस्ट से इस आंदोलन के पीछे की साजिश सामने आएगी। मेरे को लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और हम सबकी जांच करा ली जाए। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और पहलवानों को खाप पंचायत का समर्थन मिलने के बाद अब 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या चलो अभियान चलाकर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इधर यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग वाले करीब 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है। इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों ने मंथन के बाद तैयारी कर ली है। अगर कहीं कोई ऐसी संस्था है जो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रही है तो उस पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो हमेशा करते हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर में यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया था, जिसमें 8441 मदरसे बिना मान्यता के चलते मिले हैं। 12 बिंदुओं पर सभी मदरसों का सर्वे करवाया गया था। सर्वे में मदरसों की फंडिंग को लेकर जानकारी जुटाई गई थी। नेपाल से सटे जिलों वाले मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत। जांच में सऊदी अरब, दुबई जैसे खाड़ी देशों से फंडिंग सामने आई। नेपाल, बांग्लादेश से भी मदरसों के लिए फंडिंग का खुलासा। कई मदरसा संचालक चंदे से जुड़े सही दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। मदरसा बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद कार्रवाई हो सकती है। वहीं विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जो मन माने वो करा दो, जो मन माने बता दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फैसला 5 जून को आएगा। सोमवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई। केस में जिरा और बहस हुई। इसके बाद स्पेशल जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसले की तारीख 5 जून तय की है। उनकी जो बहस थी उसको लिखित के रूप में आज उन्होंने दाखिल किया। 41 पन्ने की दस्तावेज उन्होंने दाखिल किया है और माननीय न्यायालय द्वारा अगली 5 जून तारीख निर्णय के लिए नियत की गई है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आज अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया था। पिछली तारीख पर अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने अपना लिखित बयान दर्ज कराया था। लगभग 31 साल पहले वाराणसी के लोहराबीर में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद हमलावरों ने अवधेश राय को गोली मारी। घायल अवधेश राय को वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश नाइक समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। 31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन की ओर से भी बहस पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद मुकदमा फैसले के करीब पहुंच गया है। रामपुर में सीबीएसई बोर्ड 12वीं क्लास की टॉपर सुनैना सैनी को 1 दिन की विधायक बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए विधायक आकाश सक्सेना ने मुरादाबाद मंडल में सीबीएसई बोर्ड टॉपर सुनैना को 1 दिन विधायक बनने का मौका दिया। सुनैना रामपुर की विधायक बनकर गाड़ी में सवार होकर अपने विधायक के दफ्तर पहुंची, जहां पर उन्होंने एक फुल टर्म विधायक की तरह काम किया। जिस तरह आकाश सक्सेना अपने क्षेत्र में जनता से मिलते हैं, काम संभालते हैं, वो सब किया। मैंने काफ़ी लोगों की परेशानियां सुनी, उनको समझा एंड काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों से बातचीत की और हम 1 दिन के निरीक्षण पर भी गए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सुनैना को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभवों से अवगत करवाया। देखिए, इन्होंने डीएम, एसपी, एसडीएम्स और पुलिस के अधिकारियों से जो लोगों की समस्याएं थी वो बात की, लोगों की राशन कार्ड की जो समस्याएं थी उस पर ये बात की। जीवन में पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ एक जो अनुभव है प्रैक्टिकल लाइफ का वो बहुत ज़रूरी है। सुनैना स्मार्ट इंडिया मॉडल स्कूल की छात्रा रही हैं। इस साल उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में 98.8% मार्क्स लाकर मुरादाबाद मंडल में टॉप किया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की एक शादी इन दिनों सुर्खियों में है।
शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद विरोध तेज हुआ तो शादी ही स्थगित कर दी गई। भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी 28 मई को तय हुई थी, जो अब रद्द हो गई है। वजह है शादी का कार्ड। इस कार्ड पर लिखे ये दो नाम, मोनिका संग मोनिस। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी मुस्लिम समुदाय के युवक मोनिस से तय हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विवाद छिड़ गया। हिंदूवादी संगठनों के भारी विरोध से दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी को तोड़ने का फैसला लिया। कार्ड छपाने शुरू किए, आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पे तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा, और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस कार्यक्रम को नहीं करने जा रहे हैं। भाजपा नेता यशपाल बेनाम को कई संगठनों की तरफ से फोन आए। सभी ने इस शादी पर अपने अपने तर्क रखे, जबकि गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने भी इस शादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी की निजी जिंदगी में हमें देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जहां सामाजिक तौर पर उसको मान्यता मिले उसके हम भी विरोधी हैं। इसलिए ये अच्छा संदेश नहीं है इस देवभूमि में। भाजपा नेता यशपाल बेनाम की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले मोहम्मद मोनिस से तय हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति के बाद मोनिका और मोनिस 28 मई को हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन कुछ संगठनों के विरोध के बाद इस शादी को रोकने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने प्रचंड वेग पर है और लगातार सितम ढा रही है, लेकिन यूपी की जनता को फिलहाल गर्मी से राहत मिल जाएगी। फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता। यूपी और उत्तर भारत के तमाम सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसर जाता है। तपती सड़क, सूखते हलक और बाजारों से रौनक गायब नजर आ रही है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 26 मई तक यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। झांसी में 45 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी में तापमान 44 डिग्री रहने वाला है। मौसम विभाग ने भारत का एक नक्शा भी जारी किया था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी की स्थिति दर्शाई गई है। जो हिस्सा जितना लाल है, वहाँ उतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तस्वीर देखकर साफ पता चल रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में भयंकर गर्मी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल तट तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद ही देश के दूसरे हिस्सों में मानसून की बारिश होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।